दोस्तों, तमिलनाडु कांग्रेस के नेता पाजा नेदुमारन ने बीते दिनों एक बड़ा दावा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम लिट्टे के नेता वेलुपिल्लई प्रभाकरण जिंदा हैं, जल्दी वो वापस आएंगे। उनके इस दावे से हड़कंप मच गया। हालांकि तमिलनाडु के अन्य नेताओं ने इस बात को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि 18 मई 2009 को श्रीलंका सरकार ने प्रभाकरण का वीडियो जारी किया था, जिसमें वो गोलियों से छलनी था। डीएनए जांच की रिपोर्ट के आधार पर श्रीलंका सरकार ने दावा किया था कि प्रभाकरण का ही शव है, जिसके बाद 24 मई 2009 को लिट्टे ने भी प्रभाकरण के मरने की पुष्टि की। अचानक चर्चाओं में आने वाला ये प्रभाकरण कौन है दोस्तों, जिसे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपने बुलेट प्रूफ जैकेट गिफ्ट में दे दी थी। लेकिन उसी प्रभाकरण ने आगे चलकर आखिर राजीव गांधी की हत्या क्यों कर दी? प्रभाकरण का तमिल टाइगर बनने से लेकर उसके अंत तक की कहानी आपको इस वीडियो में बताएंगे। प्रभाकरण के तमिल टाइगर बनने की कहानी की शुरुआत से पहले आपको भारत के दक्षिण में हिंद महासागर से लगा हुआ आइलैंड श्रीलंका के इतिहास की तरफ लेकर चलते हैं। श्रीलंका का वर्तमान हो या इतिहास, इसे समय समय पर भारतीयों ने जरूर प्रभावित किया है। इसलिए भारतीयों के लिए श्रीलंका का नाम लेते ही सबसे पहले रामायण के रावण द्वारा माता सीता का अपहरण कर लंका ले जाने और उसके बाद श्री राम द्वारा रावण को मारकर लंका विजय की घटना याद आ जाती है। एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो सम्राट अशोक ने 269 से 232 ईसा पूर्व बौद्ध धर्म अपनाकर युद्ध का बहिष्कार कर दिया था। बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महिंद और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेज दिया था, जिसके बाद यहाँ के राजा देवनामपिया तीसरा ने बौद्ध धर्म अपनाया और वहां महाविहार बौद्ध मठ की स्थापना की, जिसके बाद से ये देश थेरावदा बौद्ध धर्म का गढ़ है, जिसे ही सिंघली समुदाय के नाम से जाना जाता है। मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच और 1800 ईस्वी की शुरुआत में यहाँ पर अंग्रेजों ने अपना कब्जा किया। अंग्रेजों ने यहाँ चाय, कॉफी, रबड़ की खेती के लिए भारत के तमिलनाडु से मजदूरों को लाया, जो यहीं पर बस गए। अंग्रेजों ने शुरुआत से ही यहाँ पर तमिलों का ज्यादा पक्ष लिया, जिसके चलते बहुसंख्यक सिंघली समुदाय तमिलों का विरोध करते थे। श्रीलंका में 2 प्रकार के तमिल रहते हैं, एक श्रीलंकाई तमिल और दूसरे भारतीय तमिल। श्रीलंकाई तमिल प्राचीन जाफना राजवंश के वंशज माने जाते हैं, जो श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी प्रांत में रहते हैं। वहीं भारतीय तमिल उन मजदूरों का वंश है जिन्हें चाय और कॉफी बागानों में भारत से ले जाया गया था। भारतीय तमिल श्रीलंका के मध्य प्रांत के पहाड़ी इलाकों में रहते थे। श्रीलंका तमिल और भारतीय तमिल दोनों अपने आप को अलग मानते थे। हालांकि 1980 के बाद दोनों तमिल समुदायों में एकता की भावना बढ़ी। आखिर 1980 में ऐसा क्या हुआ कि दोनों ही तमिल समुदायों में एकता की भावना बढ़ गई? क्या था इसका प्रभाकरण कनेक्शन? आगे समझते हैं। 1948 में श्रीलंका को अंग्रेजों से आजादी मिलती है। आजादी मिलने के साथ ही वहां पर बहुसंख्यक सिंघली समुदाय और अल्पसंख्यक तमिल समुदाय के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है। सिंघलियों का आरोप था कि तमिल उनके संसाधन पर कब्जा कर रहे हैं, जिनके चलते वहां पर कई बार दंगे भी हुए। 1956 में वहां की सरकार ने ओनली सिंगला एक्ट लागू कर दिया। इस एक्ट के जरिए तमिलों को दरकिनार करते हुए नौकरियों और प्रमुख पदों से वंचित कर दिया गया। सिंघली को वहां की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया। श्रीलंका सरकार द्वारा लगातार हो रहे भेदभाव से वहां की तमिल समुदाय में असुरक्षा की भावना लगातार बढ़ती जा रही थी। 1972 में बौद्ध धर्म को श्रीलंका का आधिकारिक धर्म मान लिया गया। ये सीधे सीधे वहां के तमिल समुदायों के साथ अन्याय था, जो हिंदू धर्म को मानते थे। यूनिवर्सिटी में तमिलों को पढ़ाई से रोकने के लिए सीटें कम कर दी गई। श्रीलंका सरकार से लगातार भेदभाव का शिकार हो रहे तमिलों में लगातार नाराजगी बढ़ती गई। तमिल विद्रोहियों ने जाफना पर अपना प्रभाव बनाया और उन्होंने श्रीलंका के उत्तर और पूर्वी हिस्से को अलग देश बनाने की मांग शुरू कर दी। तमिल क्षेत्रों में वहां की सिंघली सेना और तमिलों के बीच लगातार झड़प की खबरें बढ़ रही थी। यही वो समय था जब 1976 में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी कि लिट्टे की स्थापना हुई। इसी के साथ प्रभाकरण की मजबूती से एंट्री होती है। 1983 में प्रभाकरण का संगठन लिट्टे ने सेना के एक पेट्रोलिंग टीम पर हमला करके 13 सैनिकों को मार दिया, जिसके बाद वहां के सिंघली समुदाय ने गुस्से में आकर लगातार 2 दिनों तक निर्दोष तमिलों का नरसंहार किया, जिसमें हजारों की संख्या में तमिल मारे गए। उनकी संपत्ति लूटी गई। इसे श्रीलंका के इतिहास में ब्लैक जुलाई के नाम से जाना गया, जिसके बाद भारी संख्या में तमिलों का पलायन सुरक्षित स्थानों की तरफ होने लगा। माना जाता है कि यहीं से तमिलों और सिंघलियों के बीच बात पूरे तरीके से बिगड़ गई। इस घटना के बाद लिट्टे के लिए समर्थन बढ़ता गया और भारतीय तमिल और श्रीलंकाई तमिलों की यूनिटी बढ़ती गई। तमिलों के नरसंहार का बदला लेने के लिए लिट्टे ने सिंघली समुदाय के पवित्र तीर्थ स्थल बोधि वृक्ष मंदिर पर हमला कर दिया।
1 घंटे के अंदर सिंगली समुदाय के 150 लोग इस घटना में मारे जाते हैं, जिसके बाद कई देशों ने लिट्टे को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। प्रभाकरण का लिट्टे बेहद ही नए तरीके का संगठन था, जो श्रीलंका की सेना से गुरिल्ला युद्ध करता था, उन्हें बहुत ही नुकसान पहुंचाता था। प्रभाकरण का आदेश था कि लिट्टे का हर लड़ाका अपने गले में साइनाइड कैप्सूल पहनकर चले और पकड़े जाने की स्थिति में उसे खाकर अपनी जान दे दे। प्रभाकरण के गर्दन में भी काले धागे से एक साइनाइड कैप्सूल टंगा रहता था, जिसे वो अक्सर अपनी कमीज की जेब में एक ID कार्ड की तरह रखता था। लिट्टे का हर लड़ाका अपनी जान देने के लिए तैयार रहता था। 1986 तक श्रीलंका सरकार और लिट्टे लगातार आपस में भिड़ रहे थे। जनवरी 1987 में JR जयवर्धने ने तमिल बहुल क्षेत्र जाफना में मिलिट्री शासन लागू कर 10,000 सैनिक उतार दिए। सैनिकों ने निर्दोष तमिलों का बहुत शोषण किया। लिट्टे को खत्म करने के लिए श्रीलंकाई सेना ने हवाई हमले शुरू कर दिए। मई 1987 तक वहां की हालत बहुत खराब हो गई। पड़ोसी देश श्रीलंका में तमिलों के साथ हो रहे अत्याचार पर तमिलनाडु की राजनीति भी लगातार गर्म हो रही थी। वहां विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके थे, जिसके बाद भारत सरकार ने तमिलों पर अत्याचार रोकने की अपील की, लेकिन इसका असर श्रीलंका सरकार पर नहीं पड़ा। भारत सरकार ने 2 जून 1987 को जाफना के तमिलों के लिए समुद्र के रास्ते सहायता भेजी, लेकिन श्रीलंका की नेवी ने इसे रोक दिया। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने 4 जून को ऑपरेशन पोमलाई चलाया। इस बार भारत सरकार ने पूरी तैयारी के साथ तमिलों के लिए एक सहायता भेजी। 5 एंटोनेव AN-32 विमानों ने 25 टन राहत सामग्री के साथ उड़ान भरी। इन विमानों को 4 मिराज लड़ाकू विमानों द्वारा सुरक्षा दी जा रही थी। श्रीलंका के अंदर भारतीय फौज बिना इजाजत के तमिलों की मदद कर रही थी, लेकिन वहां की सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही थी। इस बात से श्रीलंका सरकार और वहां के सिंगली समुदाय में भारत के लिए गुस्सा बढ़ रहा था। श्रीलंका सरकार भारत के इस कदम से दबाव में था। वो लिट्टे से समझौता करने को तैयार हो गया। भारत सरकार भी यही चाहती थी कि पड़ोसी देश श्रीलंका में शांति कायम हो और वहां तमिलों को सभी अधिकार दिए जाएं और उन्हें सुरक्षा दी जाए। इसीलिए लिट्टे के नेता प्रभाकरण को समझौते की बातचीत के लिए भारत बुलाया गया। प्रभाकरण को खुफिया निगरानी में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के घर पर लाया गया। प्रभाकरण ने कहा कि श्रीलंका सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। राजीव गांधी ने कहा कि वे तमिलों के हित के लिए काम कर रहे हैं। अंततः प्रभाकरण भारत श्रीलंका समझौते को एक मौका देने के लिए तैयार हो गए, जिससे राजीव गांधी बेहद ही खुश हुए। उन्होंने प्रभाकरण के लिए खाना मंगवाया। खाना खाने के बाद प्रभाकरण जब रवाना होने लगे तो राजीव गांधी ने उन्हें अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट गिफ्ट कर दी। प्रभाकरण ने वादा किया था कि लिट्टे के लड़ाके अपने हथियार डाल देंगे, लेकिन उसने वादा कभी पूरा नहीं किया। 29 जुलाई 1987 को भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति JR जयवर्धने के बीच श्रीलंका में गृह युद्ध रोकने और तमिलों को अधिकार देने के लिए इंडो श्रीलंका समझौता होता है। इस समझौते में यह तय किया गया कि पीस कीपिंग फोर्स के सामने लिट्टे के लड़ाके अपने हथियार डाल देंगे और श्रीलंकाई सैनिक जाफना के इलाके को खाली कर देंगे। श्रीलंकाई सैनिकों के वापस जाते ही लिट्टे ने भारत के साथ धोखा कर दिया। लिट्टे ने भारतीय सैनिकों पर ही हमला कर दिया, जिसमें भारत के हजारों सैनिक शहीद हो गए। इस ऑपरेशन में भारत को कारगिल युद्ध से भी ज्यादा नुकसान सहना पड़ा। हालांकि इस ऑपरेशन में लिट्टे भी पूरी तरीके से कमजोर हो गया और उसके भी करीब 10,000 लड़ाके मारे गए। आपको बता दें कि इधर 1990 में भारत में सरकार बदल गई थी। नई सरकार ने भारी नुकसान को देखते हुए श्रीलंका से पीस कीपिंग फोर्स को वापस बुला लिया। 1991 में भारत में आम चुनाव की घोषणा की गई। चुनावी ओपिनियन पोल में राजीव गांधी लोकप्रियता में आगे चल रहे थे, इसलिए प्रभाकरण को डर लग रहा था कि राजीव गांधी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो फिर से सेना भेजकर लिट्टे से बदला लेंगे। इसलिए प्रभाकरण ने राजीव गांधी की हत्या करने की साजिश रची। एक चुनावी सभा में 21 मई 1991 की रात 10:21 पर तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर में 30 बरस की एक छोटे कद की लड़की माला लेकर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तरफ बढ़ी। जैसे ही उनके पैर छूने के लिए झुकी, रिमोट दबाया, जोर से धमाका हुआ, जिसमें राजीव गांधी की मृत्यु हो गई। धनु नाम की लड़की को मानव बम बनाकर प्रभाकरण ने भेजा था। इस घटना से प्रभाकरण ने भारतीय और पूरी दुनिया के बीच नहीं बल्कि तमिलों के बीच भी अपनी सहानुभूति खो दी। लिट्टे को भारत सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया। लिट्टे के वैचारिक एंटन बालासिंगम ने बाद में अपनी किताब में राजीव गांधी की हत्या को सबसे बड़ी गलती बताया। लिट्टे और श्रीलंकाई सेना के बीच 2008 तक लगातार भिड़ंत होती रही, जिसमें दोनों पक्षों को काफी नुकसान हुआ। आइए बताते हैं कि लिट्टे और प्रभाकरण का अंत कैसे हुआ। 2009 का ये साल प्रभाकरण के अंत का साल बना। सेना ने जनवरी में 10 वर्षों से लिट्टे के कब्जे में रहे किलिनोच्ची शहर पर अपना कब्जा कर लिया। यह शहर लिट्टे का प्रशासनिक मुख्यालय था। राष्ट्रपति ने
तमिल विद्रोहियों से समर्पण करने को कहा। अप्रैल और मई में सेना का अभियान अपने चरम पर पहुंच गया। लिट्टे का दायरा लगातार घटता गया। एक छोटे से इलाके में सिमटे तमिल विद्रोहियों के बीच फंसे हजारों लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का मुद्दा उठता रहा। हजारों लोग खुद युद्ध क्षेत्र से भागकर बाहर आ गए। सैकड़ों मारे गए। अपनी अंतिम लड़ाई में प्रभाकरण मोलायतुबु क्षेत्र में 3 तरफ से घिर गया और चौथी तरफ समुद्र था, जहां श्रीलंका की सेना ने अपना जाल बिछा रखा था। श्रीलंकाई सेना रेडियो पर उनकी बातचीत सुन रही थी, इसलिए उन्हें प्रभाकरण की लोकेशन का अंदाजा था। 18 मई 2009 को लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम के संस्थापक वेलुपिल्लई प्रभाकरण को श्रीलंका की सेना ने मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों, ये थी प्रभाकरण की कहानी, जिसने तमिलों के अत्याचार के खिलाफ अपनी लड़ाई की शुरुआत तो की, तमिलों को हक भी दिलाया, लेकिन उसकी हिंसक नीतियों ने उसका ही अंत कर दिया। दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? क्या आप भी सोचते हैं कि प्रभाकरण जिंदा है? अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए।